हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के बारे में। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन एंड माय नेम इज रोशन उज्ज्वल। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। मान लीजिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है और यह है इसका मध्य बिंदु O। अब यदि इसी के अक्ष पर बात की जाए, इसी के अक्ष पर अर्थात इसके मध्य बिंदु से इधरली साइड या इधर की साइड, तो यह इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। इसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। और यदि इसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री पर कोई बिंदु ले हम यहाँ से 90 डिग्री पर, वो ऊपर भी ले सकते हैं, हम नीचे भी ले सकते हैं, तो उस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। मान लीजिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो कि -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है। अब मान लीजिए यह इसका मध्य बिंदु O है और हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 12। तो हमने क्या किया, L ये मान ली इसके मध्य बिंदु से और L डिस्टेंस ये हो गई, ठीक। अब इसके मध्य बिंदु O से मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है, ये इससे R दूरी पर, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस -Q के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लेंगे, फिर +Q के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लेंगे। इसके लिए हमें दूरी की भी आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए इनकी दूरी हो गई ये और इनके बीच की दूरी हो गई ये। अब हम पता है कि ये लंब इसमें R है और ये L है, तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R² + L², और सेम ये दूरी भी हो जाएगी √R² + L², ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम -Q के कारण तीव्रता निकालते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की साइड होती है, तो इसकी डायरेक्शन हो गई E1 अंदर की साइड। और जब इस +Q के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी बाहर की तरफ E2। अब हम क्या करेंगे, पहले चित्र ही पूरा बना रहे हैं हम। यहाँ पर जब इसके परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो उसे दो घटकों में वियोजित करेंगे हम। लंबवत घटक हो जाएगा ये वाला लंबवत, ये E1 sin थीटा, हमें पता है लंब के साथ साइन लगाते हैं, और नीचे आ गया E2 sin थीटा। ऐसे ही जब क्षैतिज घटक ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यहाँ पर जो परिणामी निकलेगा वो हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये परिणामी इसलिए निकला है क्योंकि ये जो E1 और E2 ये जो इसका अक्षैतिज घटक है इनकी दिशा एक ही ओर है, तो इसलिए ये जुड़ जाएंगे। और जबकि जो इसके ये वर्टिकल कंपोनेंट है यानी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये परिमाण में तो इक्वल होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ओपोजिट है, जो कि निरस्त हो जाएंगे। तब जो इनका परिणामी इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता होगी वो हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, चित्र साफ सा बना करके फिर हम इस चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। हमने क्या क्या किया वो सब लिख देंगे। हमने सबसे शुरू में किया कि चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है। माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इसके बाद लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण
वैद्युतक क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होती है E बराबर 1/4 पाई Q/r²। यह होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युतक क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर दूरी है, हम क्या करेंगे, पहले माइनस क्यू के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले दूरी देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। तो हम लिखेंगे कि माइनस क्यू से पी तक की दूरी वो हो गई पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब और आधार, तो कर्ण हो जाएगा √r² + l²। सेम इधर की साइड भी लंब r और आधार l, तब प्लस क्यू से पी तक की दूरी भी सेम यही आ जाएगी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी ये भी आ जाएगी √r² + l²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं पी पर, और फिर प्लस क्यू के कारण। माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता वो इस फॉर्मूले के अनुसार, मान लीजिए इस माइनस क्यू के कारण तीव्रता जो है वो E1 मान ली हमने, ये हो गई 1/4 पाई ε0 आवेश माइनस के क्यू पर। ये सदिश राशि है तो हम माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये केवल दिशाओं से जुड़ते या घटते हैं। ये आ जाएगा Q/ दूरी का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा r² + l²। सेम इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता निकाल लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, इसे मान लीजिए E2 है, ये आ जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/, यहाँ पर भी दूरी का वर्ग, और यहाँ पर भी चूंकि दूरी सेम है तो यहाँ भी r² है, तो इस स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा r² + l²। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 व E2 को यहाँ पर लिखेंगे। हम E1 व E2 को अक्षैतिज व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर जो लंबवत घटक हैं, अर्थात E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, ये परिमाण में बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में है, जिससे ये निरस्त हो जाएंगे। परंतु इसके जो अक्षैतिज घटक हैं, यानी कि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तब जो P पर परिणामी तीव्रता निकलेगी वो हो जाएगी परिणामी तीव्रता, मान लीजिए वह है E, ये हो जाएगा E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, E1 व E2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से रखेंगे तो E1 कितना है, 1/4 पाई ε0 Q/r² + l² cos थीटा, और E2 की भी सेम वैल्यू यही है, यानी 1/4 पाई ε0 Q/r² + l² cos थीटा। अब ये दोनों सेम है, ये और ये, यानी 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 1/4 पाई ε0 Q/r² + l² cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक चित्र और बना लेते हैं। यहाँ पर इस चित्र से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, और ये जो डिस्टेंस है ये L है, और ये जो डिस्टेंस है ये है √r² + l²। तब यहाँ से जो cos थीटा की वैल्यू निकलेगी वो होगी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि L बटे √r² + l²। तब हम क्या करेंगे, ये जो cos थीटा की वैल्यू है L/√r² + l², वो यहाँ पर रख देंगे, इसे हम साफ कर देंगे ऊपर से। तब आ जाएगा यहाँ पर ये ई बराबर कितना हो जाएगा,
ये आ गया 1/4πε0 2q नीचे की साइड है r² प्लस l²। और जो कोस थीटा की वैल्यू है वो वहाँ से रख देंगे, जो कि है l/√r² प्लस l²। तभी आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 ऊपर आ गया 2ql। अब ये है r² प्लस l²। और इसे हम क्या लिखेंगे, r² प्लस l² की पावर √ को हम पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तभी आ जाएगा E बराबर 1/4πε0। 2ql को क्या लिखते हैं हम, 2ql होता है P के केवल यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तभी आएगा P के केवल। और ये आ जाएगा r² प्लस l²। एक पावर ईयर 1/2 यानी 1 प्लस 1/2 आ गए। यानी आ गया E बराबर 1/4πε0 P/r² प्लस l²। यह आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। इसे नीचे के को भी साफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r² प्लस l²। ये जो होगा, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा इसमें जो हम ये जो तीव्रता निकाल रहे हैं ये हम r दूरी पर निकाल रहे हैं, यानी कि जो l है वो r की अपेक्षा बहुत छोटा है। तब हम क्या करेंगे, ये जो l है ये लेस देन है r, अर्थात l जो है वो r की अपेक्षा बहुत छोटा है। तब l² और भी छोटा होगा। अतः हम क्या करेंगे, l² को नगण्य यानी कि बहुत छोटा मानकर छोड़ देते हैं यानी l² को छोड़ देंगे। तब जो E आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 P/r²। l² यहाँ पर छोड़ दिया, ये आ जाएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/2 से 2 कैंसिल हो गया था r⁴। तो जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है E बराबर 1/4πε0 P/r⁴। और यदि ये जो आवेश हैं इनके बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम K भी लगा देते हैं। लेकिन जो वायु के लिए फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r⁴। और यदि हम इसका सदिश स्वरूप निकाले, हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। और यदि हम इसका सदिश स्वरूप निकाले तो सदिश स्वरूप इधर निकाल लेंगे, इसे साफ कर देते हैं। ये आ जाएगा सदिश स्वरूप ये आ जाएगा सदिश स्वरूप में इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे 1/4πε0 P और r⁴। यहाँ क्या करेंगे, हम r कैप लगा देंगे जो कि एकांक सदिश है। और हमें ये भी पता है कि जो r कैप का मान होता है वह है सदिश r/r, यानी कि ये मापांक होता है। तब जो सदिश E आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4πε0 P/r⁴। और इसका मान रखेंगे हम सदिश r/r। तब जो इसका सदिश स्वरूप आ जाएगा वह आ जाएगा 1/4πε0 P/r⁴ कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा सदिश r। ये आई होप आपको जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।